आईवीएफ स्पेशलिस्ट। मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ और मैं इस क्लब से बहुत टाइम से जुड़ी हूँ। आज हम बेसिकली वुमेन और उसकी फर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, बट मैं स्टार्ट करूंगी एक बेबी के बर्थ से पहले से, क्योंकि ये सब रिलेटेड होता है एक लड़की के जन्म से पहले ही। जब एक फीमेल अपनी माँ के गर्भ में होती है तब से ही उसकी ओवरीज में एग्स होते हैं। जब वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तब 6 to 7 मिलियन ऑफ एग्स होते हैं हमारी ओवरी में। उसके बाद एट द टाइम ऑफ द बर्थ वो डिक्रीज होकर 1 to 2 मिलियन रह जाते हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन 1 to 2 मिलियन एग्स में से सिर्फ 3 लाख एग्स ही हैं जो ओव्यूलेट करते हैं, यानी कि जब से आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं टिल मेनोपॉज ये 3 लाख एग्स ही बचते हैं जो कि 6 to 7 मिलियन से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा एग रिजर्व यानी कि कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है हमारे बर्थ से पहले ही। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बच्चियों से। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मेरे पास मदर्स आती हैं अपनी डॉटर्स को लेकर। पहले पीरियड्स आते थे 13-14 ईयर्स के बाद, बट आजकल मम्मियाँ आती हैं कि मैम देखिए इसको अभी तो ये 10 साल की है, 11 साल की है, लेकिन अभी से इसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। इसको हम अर्ली मिनाप कहते हैं या हम अर्ली प्यूबर्टी भी कह सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी जल्दी 10-11 साल की उम्र में एक छोटी सी बच्ची जिसको इतनी समझ भी नहीं होती है, ऑल्दो आजकल बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं स्कूल्स में भी, सब भी, बट इतनी छोटी एज में बच्चियों को समझ नहीं होती। बट ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेल रिलेटेड है हमारे लाइफस्टाइल से। क्या हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में रोज, जो हम फूड खा रहे हैं। मेनली आज की जनरेशन इज रनिंग टुवर्ड्स जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड। घर का खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको प्रोसेस्ड फूड खाना है। अगर आप बच्चों से पूछोगे कि आपको क्या खाना खाना है, तो मेरे भी बच्चे हमेशा बोलते हैं मम्मी आज कुछ अच्छा खाना है। अच्छा खाना इन द सेंस कि उन्हें बाहर का खाना खाना है, घर का खाना नहीं खाना। वो इन सब चीजों को अच्छा खाना समझते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ये उनकी बॉडी को कितना नुकसान कर रहा है। जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो हम ये शुगरी ड्रिंक्स मार्केट से लाते हैं, जो भी ये रियल जूसेस, माजा, फ्रूटी, हम लोग सोचते हैं कि हम ये जूसेस पी रहे हैं, उस पर लीची बने हैं, हमें लीची खाने को मिल रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। तभी आप उसे देखेंगे तो उसमें कंटेंट जो एक्चुअल फ्रूट होगा वो हार्डली 10% होगा। सिर्फ उस पर वो पिक्चर्स बनी होती है टू अट्रैक्ट अस, कि हम कैसे अपने क्लाइंट्स को, कैसे पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकें। और जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं। जो हम एनिमल प्रोटीन्स खाते हैं आजकल, एनिमल प्रोटीन्स जो हम नॉनवेज खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारी फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से इतनी छोटी एज में पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था रिसेंटली न्यूज़पेपर में। उसके अकॉर्डिंग क्या रीजंस और है कि जिसकी वजह से अर्ली मिनाप हो रहा है लड़कियों में? जेनेटिक्स तो ऑब्वियसली है ही। अगर मदर को जल्दी पीरियड आते हैं तो टेंडेंसी है कि आपकी डॉटर को भी जल्दी पीरियड आएंगे। अगर एल्डर सिस्टर को जल्दी पीरियड्स आए हैं तो यंगर सिस्टर को आते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है। और कुछ जो हम खा रहे हैं, हमें नहीं पता। हम दूध पीते हैं आजकल, काउज और बफेलोज को मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत से हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ईस्ट्रोजन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो सिंथेटिक ईस्ट्रोजन क्या करता है? वो हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ा रहा है। ईस्ट्रोजन बढ़ा रहा है, सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से पीरियड्स जल्दी आते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल सब घर में सबके साथ प्रॉब्लम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से ओबेसिटी यानी कि मोटापा इतना बढ़ रहा है। आजकल के बच्चे आउटडोर गेम्स तो खेलते ही नहीं है। उनके लिए गेम्स या सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट उनके लिए क्या है? सोशल मीडिया। उनको सिर्फ एक मोबाइल चाहिए या आईपैड चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इंस्टाग्राम्स पर वीडियोस देखते हैं, बस ये उनका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। आउटडोर गेम्स तो हार्डली 10% रह गई है आजकल। और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कि आप कभी प्लास्टिक बॉटल्स लाते हैं, आपने देखी होगी, आप टिफिन बॉक्सेस लाते हैं, उस पर लिखा होता है बीपीए फ्री। आपने कभी सोचा है कि ये बीपीए होता क्या है? बीपीए इज बिस्फेनॉल ए। ये एक पेट्रोकेमिकल होता है जो सिंथेटिक एस्ट्रोजन को मिमिक करता है। ये प्लास्टिक्स में होता है नॉर्मली, प्लास्टिक्स में और टिन कैन की लाइनिंग्स में, जो हम टिन कैन के जूसेस और ड्रिंक्स पीते हैं उसमें होता है। अब ये मिमिक करता है सिंथेटिक एस्ट्रोजन को। जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ता है और उसकी वजह से हमें अर्ली प्यूबर्टी होती है। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है। और अगर हम माइक्रोवेव में भी यूज कर रहे हैं कि ये माइक्रोवेव सेफ है,
rather than using plastics we should switch over to glass. हमें ग्लास के यूटेंसिल्स यूज करने चाहिए. फिर स्ट्रेस तो आजकल बचपन से स्टार्ट हो जाता है. 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं, इतना हैवी बैग लेकर जाते हैं, हम पेरेंट्स से भी नहीं उठता, बच्चों से तो क्या उठेगा. पढ़ाई की इतनी टेंशन. कई बार जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता कि 4th स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. मम्मा मुझे किडनी बढ़ा दो, मुझे हार्ट का फंक्शन बता दो. मैं ये सोचती हूँ अरे 4th क्लास में ये डॉक्टर बन जाएंगे तो क्या होगा. इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें डॉक्टर नहीं बनना या कुछ अननेसेसरी इतना इतनी छोटी एज पर इनके ऊपर है, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, जिससे कि हमारे सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. इन सब चीजों की वजह से आजकल बच्चों में अर्ली मेनोपॉज होने लगा, अर्ली पीरियड्स होने लगे. बट इससे हमें घबराना नहीं है, हमें इसे फेस तो करना है. आपको अपनी बच्चियों के साथ बैठना है. उनको क्या चाहिए इस एज में? एक टेंडर लविंग केयर, एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए आपसे. आप उनसे फ्रीली बात करो अबाउट मेंस्ट्रुएशन, बिकॉज मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टैबू. ये टैबू नहीं है, बिकॉज सोशल मीडिया पर, टीवी पर ओपनली एड्स आती हैं, सब बच्चों को पता है इसके बारे में. तो आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए इस बारे में. उनको समझाना चाहिए कि ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, इसके लिए आपको किसी चीज के लिए गिल्टी फील नहीं करना. उसको आपको हाइजीन के बारे में बताना चाहिए और उससे उसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए, जिससे कि वो कंफर्टेबल फील करे बच्चा. और अपने बच्चों को आप प्रमोट कीजिए हेल्दी ईटिंग के लिए. कोरोना अगर हमारे हाथ में सब लोग फ्री थे, बाहर जा नहीं सकते थे, काम भी बहुत कम था, तो हम शायद बहुत अच्छी डिशेस बनाई होंगी कोरोना में, यूट्यूब पर देखकर बहुत सब कुछ बनाना सीखा होगा, अच्छी डिशेस जो पहले हम रेस्टोरेंट्स में खाने जाते थे. तो रादर देन बच्चों को बाहर से खिलाना, उन डिशेस को आप घर में बनाकर खिलाइए. क्योंकि मैंने भी कोरोना में बहुत कुछ सीखा है, अच्छी डिशेस बनाना. मेरे बच्चे भी बोलते थे मम्मी पहले तो आप कुछ नहीं बनाती थी, सिर्फ नॉर्मल खाना खाते थे हम, लेकिन कोरोना हमें ये अच्छी चीज एक सिखाकर गया है कि हमें अच्छा खाना बनाना आ गया घर में रहकर. और अपने बच्चों को आप प्रमोट कीजिए बाहर खेलने के लिए. सी, आपने ये कहावत सुनी होगी, मंकी सी मंकी डू. अगर हम खुद भी फोन देखेंगे, अगर हम सुबह उठते ही फोन अपने हाथ में उठा लेंगे और सारा दिन जब बच्चे घर में आएंगे, शाम को जब भी हमारे हाथ में फोन होगा तो बच्चे को भी लगेगा कि मम्मा पापा भी फोन देख रहे हैं तो मैं भी फोन देखता हूँ, इसमें क्या बुराई है, ये तो बहुत अच्छी चीज है. बट नहीं, आप अपने बच्चे को प्रमोट कीजिए, उसको बाहर लेकर जाइए इवनिंग में. आप वॉक करिए, आप कुछ भी एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, रनिंग जॉगिंग जो भी करनी है, अपनी बच्ची को प्रमोट करें कि वो आउटडोर गेम्स खेले बाकी बच्चों के साथ, साइकिलिंग करे, कुछ भी. उससे आपके बच्चे की हेल्थ इंप्रूव होगी और जो इससे प्रॉब्लम्स आगे होने वाली हैं वो नहीं होंगी. क्योंकि अर्ली मेनोपॉज की वजह से बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, वो मूड स्विंग्स हो जाते हैं अर्ली एज से, फटीग, पेल्विक पेन, लोअर बैक एक, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. इसलिए इस टाइम पर आपको अपने बच्चे को कंट्रोल करना है, आपको ही अपने बच्चे की हैबिट्स अभी से ठीक करनी है, आपको ही उसका लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, जिससे कि उसे आगे जाके प्रॉब्लम्स ना आए. देन हम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज पीसीओएस या पीसीओडी, जो आजकल बहुत ही कॉमन है. इवन टीनेज गर्ल्स में भी और यंग लेडीज में भी. न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं मेरे पास विद अल्ट्रासाउंड पिक्चर, जो ये आपको पिक्चर दिख रही है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय स्क्रीन इज नॉर्मल ओवरी, राइट साइड में पॉलीसिस्टिक ओवरी, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे छोटे ब्लैक सिस्ट दिख रहे होंगे. एक्चुअली वो सिस्ट नहीं है. पीसीओएस या पीसीओडी ये सेम ही चीज होती है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज भी बोलते हैं. एक्चुअली ये मिसनोमर होता है. इसमें आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं होते, ये छोटे एग्स होते हैं जो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से. एक्चुअली पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम ये देखिए अल्ट्रासाउंड में मुझे तो बहुत सारे सिस्ट है, मुझे ऑपरेशन कराना है, आप मेरा ऑपरेशन कर दो. एक्चुअली इसमें ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है. ये तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल डिसऑर्डर है जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको हुआ है. ये किसी दवाई से कभी ठीक नहीं होता पीसीओडी. ये तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है सो दैट कि आप अपने पीसीओडी को करेक्ट रख सके. ये जो छोटे हमें ये ब्लैक दिखते हैं, ये सिस्ट नहीं होते, ये फॉलिकल्स होते हैं जो हमारी ओवरीज में एग्स होते हैं, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से इमेच्योर स्टेज में ही हमारी ओवरी में स्टक हो जाते हैं वहीं पर, जिनसे कि इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती. तो ये छोटे एग्स इकट्ठे हो जाते हैं.
जिसकी कि ये सिस्ट जैसी अपीयरेंस दिखती है, इसीलिए हम इसे पॉलीसिस्टिक डिसीज बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बिगड़ जाते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से क्या होता है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पीरियड्स प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं, किसी किसी को 2 मंथ्स पीरियड्स नहीं आते, 3 मंथ्स पीरियड्स नहीं आते, आते हैं तो बहुत स्कैंटी होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो उसमें हिर्सुटिज्म हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है चेहरे पे, जस्ट लाइक मेल्स, जैसे मेल्स में होती है, मुस्टैच आने लग जाती है, मूछे, दाढ़ी, ये सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और ये राइट साइड में जो हम देख रहे हैं, ये डार्क स्किन, इसको अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं, क्योंकि पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन भी बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन बिल्कुल डार्क हो जाती है, स्पेशली ये होती है नेप ऑफ नेक पर, या अंडर आर्म्स में होती है आपकी, या इनर साइड ऑफ थाइस में। ये कोई महल नहीं होता, मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं 12-13 साल के कि मैम ये देखिए इसकी नेक इतनी काली हो रही है, उसकी मम्मी बोलती है कि मैं इसको साफ करती हूँ, बट ये होती नहीं है, ये कोई मैल ही नहीं है, ये तो आपकी बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म इतना डिस्टर्ब है, आपके हार्मोन्स इतना डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से कि आपकी ये स्किन वेलवेटी ब्लैक हो जाती है, जिससे अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। किसी क्लेंजिंग मिल्क से या किसी सोप से क्लीन करने से ठीक नहीं होगी, ये तो आपको अपना हार्मोनल मिलियो ही ठीक करना पड़ेगा बॉडी से, जिसकी वजह से ये फिर करेक्ट होगी। एक्चुअली पीसीओडी में होता क्या है, मेन ये 4 चीजें होती है। पीसीओडी में एलएच बढ़ने की वजह से आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं, मेल हार्मोन्स, उसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, इसमें वेट गेन की वजह से लेप्टिन बढ़ जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, जिसमें आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी होती है, आपको वेट गेन भी होता है, नॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है, पिंपल्स आने लगते हैं, एक्ने, अकैंथोसिस होने लगता है। अब पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि मैम अब हमें क्या करना चाहिए। हम जब तक मेडिसिन लेते हैं, हमने 3-4 मंथ्स उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया तो मुझे पीरियड्स रेगुलर आते थे, बट 2-3 मंथ्स के बाद फिर वही हो गया। तो मैं उनसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कि आपने मेडिसिन ली, क्या आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, आपने अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव किए जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए थे। मैम नहीं, हमने मेडिसिन ली, सोचा हम ठीक हो गए, पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर वैसे ही हो गया। वो तो होना ही है, अगर पीसीओडी में मेडिसिन से ज्यादा आपका लाइफस्टाइल का रोल होता है। अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं करेंगे तो जहां से आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, अगर आप 6 मंथ्स मेडिसिन ले लो, 1 ईयर मेडिसिन ले लो, फिर आप मेडिसिन छोड़ने के बाद बैक टू द सेम पॉइंट, आप ग्राउंड लेवल 0 पर पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले है ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही है जो ये हार्मोनल प्रॉब्लम सारी हो रही है, जो आगे हमारी इनफर्टिलिटी का भी कारण बनती है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें अपना वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब वेट इजीली कंट्रोल नहीं होता, पेशेंट्स बोलते हैं मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट वेट कंट्रोल करने के लिए आपको अपना डाइट भी मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स कट ऑफ करने पड़ेंगे, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स डिक्रीज करने हैं। आपको कैलोरी कट ऑफ नहीं करना कि आपको कैलोरी डेफिसिट करना है, आपको मॉडिफिकेशन करना है अपनी डाइट में। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। अगर हम चपाती खा रहे हैं तो हम गेहूं की चपाती ना खा के हम उसमें व्हीट ब्रांड मिलाएं, चने का आटा मिलाएं, जौ, ज्वार, रागी, उसकी रोटी खाएं, उससे हमें फाइबर भी मिलेगा और उससे हमारा वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगा। और अपनी डाइट में आप प्रोटीन्स ऐड कीजिए, मेनली प्लांट प्रोटीन्स। प्रोटीन से आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका एडिपोज टिश्यू घटेगा, फैट। अपनी जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल से हमें यूटेड ऑयल यूज करिए। और आप ये जो हम ये कट ऑफ, हमें वाइट चीजों को तो अपनी लाइफ से कट ऑफ ही कर देना चाहिए। जो हम ये वाइट शुगर्स खाते हैं, जो हम इतना प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और जो हम शुगरी ड्रिंक्स बाजार से ला रहे हैं, उसमें इतना शुगर होता है कि जिसकी वजह से जैसे ही हम वो ड्रिंक्स पीते हैं हमारा इंसुलिन स्पाइक बॉडी का इतना ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑलरेडी पीसीओडी पेशेंट्स में तो क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो उससे तो वेट गेन होगा ही, आपका मेटाबॉलिज्म और डिस्टर्ब होगा ही। तो ये तो चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हमें फ्रूट जूसेस पीने भी हैं, आपको पैक जूसेस तो कभी भी नहीं पीने चाहिए, उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इतने केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे सारे एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं और दे एक्ट एज कार्सिनोजेंस आल्सो, जो हमारे फ्यूचर में आजकल कैंसर्स इतने क्यों बढ़ गए हैं, इसी वजह से बढ़ गए हैं क्योंकि हम फ्रेश चीजें तो खाना ही नहीं चाहते कि मार्केट में मिल रहा है फ्रूटी। इवन मेरे पेशेंट्स भी ऑपरेशन के बाद भी, मैडम मैं इसे फ्रूटी पिला दूं, मैम इसे रियल जूस पिला दूं, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि फ्रूटी से क्या मिलेगा, रियल जूस से क्या मिलेगा। अगर आपको पिलाना है तो इसे फ्रेश जूस पिलाओ या फिर इसे फ्रूट्स खिलाओ, फ्रूट से आपको फाइबर भी मिलेगा। जूस में तो शुगर ज्यादा होती है बट फ्रूट से आपको फाइबर मिलेगा।
आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने चाहिए। आप चिया सीड्स लो, आप नट्स खाओ, चिया सीड्स, अलसी, इतने सीड्स मार्केट में है, मल्टीविटामिन्स लो, क्योंकि ये सब विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको पीसीओडी होता है। बीट आप अपनी डाइट में ऐड करो, एंटी इंफ्लेमेटरी ऐड करो आप अपनी डाइट में, प्रोबायोटिक्स लो, विटामिन डी लो। ये आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आज आपने पीसीओडी को कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में ये आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें कि आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, और आफ्टर मैरिज आपको प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज की डे में मोस्टली पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं कि हमें बेबी नहीं, आपके हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने सारे एग्स होते हैं कि वो, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि इतने एग्स होते हैं कि वो आपस में ही लड़ते रहते हैं कि मैं बढ़ाऊंगा, इस चक्कर में एक भी एग बड़ा नहीं होता। और जब वो लड़ के थक जाते हैं तब फाइनली एक एग बड़ा होता है और वो रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होगा। बट पेशेंट्स को पता ही नहीं होता ओव्यूलेशन कब होगा, कपल को पता ही नहीं है कि ओव्यूलेशन कब होगा। नॉर्मली एक साइकिल में 14-15 डे पर ओव्यूलेशन होता है, बट पीसीओडी पेशेंट्स के साथ एक ये मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं कि हमारा एग रप्चर कब होगा, हमें कांटेक्ट कब करना है कि जिससे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े। तो जब वो एग रप्चर होगा तब ओव्यूलेशन होगा। अब हो सकता है वो 2 महीने बाद हो, 2.5 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, क्योंकि जब ओव्यूलेशन होगा उसके 14 डेज के बाद तो आपको पीरियड्स आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हम अपनी लाइफ में डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, हम तभी पीसीओडी को करेक्ट कर सकते हैं। पीसीओडी में मेडिसिन से ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल का रोल है। एक्चुअली लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन गो हैंड इन हैंड, क्योंकि आप मेडिसिन लाइफटाइम नहीं ले सकते, बट अपना लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिन अगर हम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए लेंगे, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी। अब नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ चीजें जो हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। मेनली तो हमारी एज। आजकल के कपल्स जो है, आजकल की लड़कियां, दे वांट टू स्टडी, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है, उसके बाद जॉब करना चाहती है, या कोई भी आपने अपना वेंचर स्टार्ट किया कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। मेरे पास बहुत से कपल्स आते हैं या लड़कियां आती हैं, मैम अभी तो हम अपने इस बेबी को ग्रो कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस, वेंचर। अभी हम दूसरे बेबी के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, हम तैयार ही नहीं है। ऑलरेडी वो 28-29 ईयर्स के हैं। फिर जब वो रेडी होते हैं फिर मैच ढूंढना स्टार्ट करते हैं, और 1-2 साल तो लगते हैं कि एक आपको परफेक्ट लड़का या लड़की मिले जिससे कि आप शादी करो। जब तक शादी होती है, बाय द टाइम 32 ईयर्स के हो गए, फिर आजकल एक नए कुछ टेंट्रम्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं कपल्स की, मैम अभी हम मैरिज के लिए, अभी हम बेबी के लिए तैयार नहीं। मैं उनसे पूछती हूँ आपको क्या प्रिपरेशन करनी है बेबी के लिए? मैम नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अपने नए घर में सेटल भी नहीं हुई, मेरे अपने हस्बैंड के साथ भी पूरी तरह समझ नहीं आई, मेरा सेटलमेंट नहीं हुआ, तो अभी मैं तैयार नहीं हूँ। और जब तक वो बाय द टाइम तैयार होते हैं 34-35 ईयर्स तक, स्टार्टिंग में तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दे आर वेरी लेट। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, टिक कर रही है, हमारी एज बढ़ती है, हमारे ऑर्गन्स की भी एज बढ़ रही है, हो रही है, ओवरीज में हमारे एग्स भी कम हो रहे हैं, और 30 इयर्स के बाद तो हमारी फर्टिलिटी में एक शार्प डिक्लाइन आता है। एज के साथ साथ हमारे नंबर ऑफ एग्स भी डिक्रीज होते हैं एंड क्वालिटी ऑफ एग डिक्रीज होते हैं। तब वो 33-34 इयर्स के होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती, बहुत प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें? और ऊपर से सब लाइफ जी रहे हैं, आईटी में है, लेट नाइट पार्टीज करते हैं, ड्रिंक, स्मोकिंग, सब कुछ जो हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। नाइट जॉब से सबकी, सुबह आते हैं, सुबह सोते हैं, रात को काम करते हैं, रात को नहीं सोते। एक्चुअली सर्काडियन रिदम तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे, आपका स्लीप साइकिल तो मेंटेन ही नहीं हो रहा। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में आपके सारे हार्मोनल इंबैलेंस ही हो रहा है, आपका सारा हार्मोनल साइकिल ही बिगड़ रहा है। फिर फाइनली वो किसी सेंटर में पहुंचते हैं फर्टिलिटी कि मैम आप बताइए, हमें तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, हमें क्या करना चाहिए? तब हम उनके टेस्ट कराते हैं, पता चलता है आपके पास तो एग्स ही नहीं बचे, अब आप क्या करोगे? आपकी ओवरीज में तो बहुत कम एग्स। बट इसके लिए मैं आज आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन बताऊंगी। अगर हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हम अपनी अच्छी डाइट रखें, तो हम अपने एग की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम क्वांटिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल है। जैसे हम अपनी एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत से कपल्स मुझे कहते हैं मैम ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि हमारे एग्स बढ़ जाए। आई वाज लाइक कि हम पार्लर्स में जाते हैं कि हमारी एजिंग हो गई, हमें रिंकल्स हो गए फेस पर,
वो बोटॉक्स आपको सजेस्ट करते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, वो आपको ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का, लेकिन एक्चुअली आपकी एजिंग रिवर्स नहीं कर सकते वो। ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं आपकी ओवरीज के साथ, हम आपकी ओवरीज में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट कर सकते हैं, स्टेम सेल्स, बट हम आपकी ओवरीज की एजिंग को डिक्रीज नहीं कर सकते, सिर्फ हम आपकी एग्स की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। बट मैं आज जो भी हाँ फीमेल्स है या अनमेरिड है या बेबी के लिए प्लान नहीं कर रही, या आपकी घर में कोई डॉटर या सिस्टर जो भी है, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगी आज की, आप अपने पैसे सिक्योर करते हैं, जो हम पैसे कमा रहे हैं, हम बैंक में एफडीज कराते हैं, अपने पैसे सेव करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं किसी भी फॉर्म में, कि अगर फ्यूचर में हमारे पास सपोज कोई प्रॉब्लम आए हमारे ऊपर, तो हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे ही हम अपनी फर्टिलिटी का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। हम अपनी फर्टिलिटी का इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? हम एग फ्रीजिंग करा सकते हैं। एग फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा, जैसे कि साइंस इतनी एडवांस हो रही है, एग फ्रीजिंग लड़कियों को करानी चाहिए जो मैरिज प्लान नहीं करना चाहती अभी, कि हमें 30-35 ईयर्स तक मैरिज नहीं करनी है, उसके बाद या फिर बेबी के लिए तैयार नहीं है, अगर आपने मैरिज कर भी ली कि हमें अभी बेबी नहीं चाहिए, मुझे 35 या 40 ईयर्स से पहले बेबी नहीं चाहिए, आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में एग फ्रीजिंग करा सकते हैं। एग फ्रीजिंग में क्या होता है, आप किसी भी गुड फर्टिलिटी सेंटर पे जाइए, वो जस्ट आपको 8 to 10 डेज के लिए इंजेक्शन देंगे, फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड आपके एग्स रिमूव करके वो अपनी लैब में फ्रीज कर देते हैं एग्स फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, जिसके लिए आपकी फर्टिलिटी वहां पर प्रिजर्व हो गई। आपको प्रेगनेंसी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर में अगर 40 साल में चाहोगे या 45 ईयर्स में चाहोगे, आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, और वो भी यंग एग से। अगर आपने 27 ईयर्स में अपने एग्स फ्रीज किए हैं, तो आपको 45 ईयर्स में भी इमेजिन आपके पास 26 ईयर्स वाले एग्स होंगे, तो उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, उनसे आपको प्रेगनेंसी कितनी हेल्दी होगी। बहुत से लोग सेलिब्रिटीज को देखते हैं आजकल, मुझे अगर बोलते हैं मैम प्रियंका चोपड़ा को भी तो बेटी हुई है, नायना हेडन को बेटी है, दीपिका पादुकोण को, इन सबको 45 साल में 50 साल में बच्चे हो रहे हैं, तो हमें भी हो जाएंगे। एक्चुअली इनमें से बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने अपने एग फ्रीज किए हुए, इसलिए इनको इस एज में प्रेगनेंसी हुई अपने एग से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस एज में आके ट्राई किया और तुरंत इनको प्रेगनेंसी हो गई, नहीं, इनमें से सब सेलिब्रिटीज ने अपने एग फ्रीज किए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे पास अपने एग फ्रीज करा सकते। बाकी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वेट, ओबेसिटी या फिर अंडरवेट, ये दोनों हमारी फर्टिलिटी को बहुत हैम्पर करते हैं। ओबेसिटी की वजह से हमें पीसीओडी हो सकता है और उसकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी हो सकता है। जैसे कि ओबेसिटी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है टाइम में। मोर देन वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, मोर देन 1 बिलियन पीपल आर ओवरवेट। ये सब हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है। एक स्टडी में पाया गया था कि जो ओबेसिटी होती है ना, इनफर्टाइल जो फीमेल होती हैं, उनमें 3 टाइम्स मोर कॉमन होती है जो ओबेस, और उसमें आपके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी रिड्यूस हो जाते हैं जैसे जैसे आपका बीएमआई इंक्रीज होता है। डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है, हमें अपनी डाइट को मॉडिफाई कर बहुत जरूरी है, कार्ब्स हमें कम करने चाहिए, हमें हेल्दी प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, हमें बेसिकली एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो हमारी प्लेट होनी चाहिए तो कलरफुल प्लेट होनी चाहिए, हमें उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होने चाहिए जो गुड सोर्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का। फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें ज्यादा फ्रूट जूसेस के बजाय फ्रूट्स खाने चाहिए, प्लांट प्रोटीन्स ऐड करने चाहिए, हमें अपनी डाइट में नट्स ऐड करने चाहिए, सीड्स ऐड करने चाहिए, जिससे कि हम इन बीमारियों से दूर रह सके। और एक्सरसाइज का तो बहुत ज्यादा रोल है हमारी लाइफ में। एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारी मसल मास बढ़ता है। एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा तो स्ट्रेस रिड्यूस होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। चाहे मुझे कितना भी काम हो, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मेरा सुबह का वर्कआउट मिस ना हो। अगर मैं वर्कआउट किया, मैं पूरा दिन काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक्टिव रहती हूँ। अगर मैंने वर्कआउट नहीं किया, एक बैक ऑफ द माइंड में मुझे गिल्ट रहता है, अरे मैंने पूरा दिन काम किया लेकिन मैंने आज अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने एक्सरसाइज नहीं की। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो। आपको छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें वेट रिड्यूस करनी है, मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल गोल्स। आज मैंने 10 मिनट्स वॉक की, धीरे धीरे उसको 10 मिनट्स करके आप बढ़ाओ। वॉकिंग से जॉगिंग, जॉगिंग से रनिंग, अपनी स्पीड बढ़ाओ कि आज मैंने वॉकिंग की, अब मैं जॉगिंग करूंगी, फिर मैं रनिंग करूंगी। धीरे धीरे होता है, एक्चुअली एक दिन में नहीं होता। और स्मॉल गोल्स होने चाहिए कि हमें अपने 1 मंथ में एटलीस्ट 2 to 3 kgs वेट रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है, 10 किलो वेट कम करना है। एक्चुअली जब हम बड़े टारगेट सेट करते हैं ना,
तो हमारे माइंड पे बहुत प्रेशर होता है, और जब वो नहीं अचीव होते ना तो हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने पूरा महीना इतनी मेहनत करी लेकिन कुछ भी नहीं। एक्चुअली वो ट्रुथ भी नहीं है, जो हम कर चाह रहे थे वो सही भी नहीं है। तो वी शुड कीप स्मॉल स्मॉल गोल्स। तो एक्सरसाइज से तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है। कॉर्टिसोल तो हमारा सबसे रिकॉर्ड हार्मोन है जो हमारी स्ट्रेस का मेन रीजन है। दैट इज अ बैड हार्मोन ऑफ आवर बॉडी। तो एक्सरसाइज तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर का काम करना है, लेकिन हमें एक्सरसाइज के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर मिनिमम तो अपना रोज निकालना ही निकालना है अपने लिए। फिर आजकल के यंग कपल्स, यंग जनरेशन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा उनका हो गया। स्मोकिंग की वजह से बेंजोपायरिन जो कार्सिनोजन है उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस है। और स्लीप तो बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्लीप हार्मोन्स, मेलेटोनिन। हमें अपनी एक सर्काडियन रिदम फॉलो करनी चाहिए बॉडी की। हमें 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप तो जरूर चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रॉपरली स्लीप लेंगे तभी हमारी बॉडी रिलैक्स होगी। अदरवाइज अगर इनएडिक्वेट स्लीप होगी तो हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और ये सब प्रॉब्लम्स होंगी। तो जस्ट हमें अपनी बॉडी में एक बैलेंस बनाना है, चीजों रखना है। हमें उसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है और एडिक्वेट स्लीप भी बहुत जरूरी है। 6 to 8 आवर्स हमें सोना जरूर। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे हमने इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस किया, जो भी यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स है लाइक अबाउट 25 इयर्स या जो बेबी प्लान नहीं करना चाहती, अभी मैरिज प्लान करना नहीं चाहती, तो आप अपना एक सिंपल ब्लड टेस्ट जरूर कराइए जिसको हम AMH बोलते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन। वो क्या होता है? दैट इज वो हमारा फर्टिलिटी रिजर्व बताता है कि हमारी ओवरी का फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है, कि हमारे पास कितने इयर्स हैं, हम कितना वेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी के लिए। एक सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, आप किसी भी अच्छी लैब से कराइए। उसके बाद आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ, अगर हमें इतने इयर्स मैरिज नहीं करनी, बेबी प्लान नहीं करना, तो वी आर ऑन द सेफ साइड, कि हम एज पर नहीं खड़े कि जब हम बेबी प्लान करने लगेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स। और हमें तो थैंकफुल होना चाहिए इस कम्युनिटी के लिए कि हमें इतनी अच्छी कम्युनिटी मिली जहाँ पर हम घर से ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। यही वर्कआउट करने के लिए अगर हम बाहर जाएंगे, जिम में जाएंगे, घर में तो हमें इसको करने में 1 घंटा लग रहा है, हम रेडी होके जिम जाएंगे, घर से जाएंगे, आने जाने में भी टाइम लगेगा। और आप पेज करोगे, कोई इक्विपमेंट बिजी है, आपको ट्रेडमिल नहीं मिली, आपको वो मशीन खाली नहीं मिली, फिर आपको फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आपको उनसे भी बात करनी होगी, तो वही चीज आपको वहां 2 घंटे में होगी। और यहाँ आप घर में रह के अपने बच्चों पर भी नजर रख सकते हैं, अपने घर की भी ध्यान रख सकते हैं, और साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और इतनी अच्छी हेल्दी डाइट जो हमें यहाँ मिल रही है, इतनी अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन शेक्स, जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। और मल्टीविटामिन, ओमेगा 3 तो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें फ्यूचर में कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है और इन सब हार्मोनल डिसऑर्डर से भी प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारे एग की क्वालिटी को भी अच्छा करता है, और जो हमारी फर्टिलिटी में भी हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर। वहाँ पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पुट ऑन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने इसको बहुत सिंपल और शॉर्ट रखने की कोशिश की कि मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे सकूं कि बेसिकली जो कॉमन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम्स जो फर्टिलिटी से रिलेटेड आजकल फीमेल्स में है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। सो हम सब मिलके एक बार हमारे जो स्पेशल आज के गेस्ट हैं डॉक्टर शिखा जैन जी, उन पर एक बार सब मिलके